हाय स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी ऑफ सोशल साइंस, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका सोशल साइंस मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो इसको हम एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कवर करते हुए चलेंगे। आई नो आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास ये पीडीएफ नहीं होगी, जिनके पास ये बुक नहीं होगी। ऑनेस्टली मेरे पास भी ये बुक अभी तक नहीं आई है। ये जो पीडीएफ है चैप्टर 1 की, ये मैंने एक टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड की है। आप कहेंगे तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो शुरू करते हैं, आप मेरी स्क्रीन देखते चलिए और इससे ही हम पढ़ते हैं। ये चीज़ है कि थोड़ी सी पीडीएफ ब्लर्ड है, टेक्स्ट इसका क्लियर नहीं है, पर इतना आपको समझ में आ जाएगा कि आप उसको रीड कर पाओ और आप मेरी बात को सुनते हुए चलना। तो इस चैप्टर में जो हम चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं वो है मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, स्कोप, रेलेवेंस, गाइडिंग वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। तो शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ सोशल साइंस से। इसमें लिखा है कि ह्यूमन बींग्स आर सोशल बाय नेचर। From birth, each person becomes part of a family and gradually becomes connected to wider groups such as neighbors, classmates, friends, and co workers. People live in villages, towns, and cities where they depend on one another for safety, livelihood, learning, and well being. They share public spaces and resources. They also share ideas, customs, languages, beliefs, responsibilities. Because life is lived together, the actions of one person can affect many others. Social science is the study of these connections and shared arrangements. देखिए, आप लोगों को अच्छे से पता है कि ह्यूमन बीइंग्स नेचर से ही सोशल होते हैं। अगर आप लोग किसी को आइसोलेशन में किसी कमरे में हमेशा के लिए रख दो और उसको बोलो कि आपको अपनी पूरी लाइफ अकेले बितानी है, आपने सुना होगा काला पानी की सज़ा हुआ करती थी, जहाँ पर एक बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस में किसी कैदी को भेज दिया करते थे और उसे अपनी ज़िंदगी अकेले बितानी होती थी। एंड दैट वाज लाइक अ वेरी हार्श पनिशमेंट, बिकॉज ह्यूमंस नेचर से ही सोशल होते हैं। वो लोगों के संग कनेक्ट करना पसंद करते हैं। भले ही आप कितने भी इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, पर आपको कोई ना कोई चाहिए जो आपसे बात करे या जो आपके साथ हो, जो आपको दिखे हर वक्त। राइट, भले ही आप किसी से बात करना पसंद भी ना करते हो, फिर भी आपको अपने आसपास लोग चाहिए ही। हम जब से पैदा होते हैं तब से लेकर हम नए नए लोगों से, नए नए ग्रुप से जुड़ते जाते हैं। सबसे पहले हमारा कनेक्शन हमारे पेरेंट्स से बनता है, उसके बाद हमारे फ्रेंड्स से बनता है, नेबर से बनता है और एक्सटेंडेड फैमिली से बनता है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी क्लासमेट्स से बनता है। जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारे कोवर्कर से अपना कनेक्शन बनाते हैं। लोग विलेजेस में रहते हैं, टाउन सिटीज़ में रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, सेफ्टी के लिए, लाइवलीहुड के लिए, लर्निंग एंड वेल बीइंग के लिए। अगर कोई इंसान पढ़ना चाहे, कुछ सीखना चाहे, तो वो कहाँ जाएगा? किसी दूसरे इंसान के पास जाएगा। अगर किसी को सेफ्टी चाहिए तो वो कहाँ जाएगा? एक अरेंजमेंट है लोगों का आपस में, राइट? लाइवलीहुड के लिए कहाँ जाएगा वो? अगर आपके पास कोई सामान बेचने के लिए है तो कोई उसको खरीदने के लिए भी तो होना चाहिए, तभी तो आप अपना लाइवलीहुड कमा पाओगे। तो लोग पब्लिक स्पेसेस को भी शेयर करते हैं। पब्लिक स्पेसेस जैसे हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट्स हैं, रोड्स हैं, ये सब लोग आपस में शेयर करते हैं। रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, जैसे कि पहले के टाइम पर रिवर्स जो होती थी वो वाटर रिसोर्सेज होती थी मेन, और उसको ही सब लोग शेयर करते थे। अब लोग क्या शेयर करते हैं? अब लोग क्लीन वाटर को शेयर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को शेयर करते हैं, राइट? दे ऑल्सो शेयर आइडियाज, कस्टम्स, लैंग्वेजेस, बिलीव्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो लोग आइडियाज को भी आपस में शेयर करते हैं, कस्टम्स और बिलीव्स को शेयर करते हैं। हर जगह आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा तो नहीं होता कि आप ही एक प्रथा को फॉलो करते हुए आ रहे हैं या एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, पूरी कम्युनिटी उसे सेलिब्रेट करती है, तो आप उनके संग वो चीज़ शेयर करते हो, राइट? लैंग्वेज, कोई एक इंसान अकेली अपनी लैंग्वेज तो नहीं बोलता। हम सब लोग जो आपस में कम्युनिटी में रहते हैं वो एक ही लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो हम लैंग्वेज को भी शेयर करते हैं। क्योंकि लाइफ साथ में, वी लिव टुगेदर, एक पर्सन का एक्शन दूसरे पर्सन को अलग अलग वेज में अफेक्ट करता है, करेक्ट? जैसे कोई एक इंसान क्राइम करेगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरे इंसान पे जाएगा, राइट? तो ऐसे ही हम सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं और एक अपने एक्शन से दूसरों की लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। तो सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है वो इन कनेक्शंस को साथ में पढ़ता है, इन अरेंजमेंट्स को साथ में पढ़ता है। अरेंजमेंट्स कैसी बात हो रही है? जैसे सारे लोग मिलकर के अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें, गवर्नमेंट को इलेक्ट करें, फिर वो गवर्नमेंट उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, उन सबको रेगुलेट कर रही है साथ में। तो ये क्या है? एक अरेंजमेंट है ना? ये एक इंस्टीट्यूशन है। तो इसी को सोशल साइंस पढ़ता है।
अब ये दो डेफिनेशंस दी हुई हैं दो स्कॉलर्स या ऑथर्स के द्वारा, तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जेम्स हाई की। तो जेम्स हाई ने इसको डिफाइन किया है एज अ बॉडी ऑफ लर्निंग एंड स्टडी विच रिकॉग्नाइजेज द साइमल्टेनियस एंड म्यूचुअल एक्शन ऑफ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल स्टिमुलाई विच प्रोड्यूस सोशल रिलेशन। इसको वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। देखो ये समझना तो इजी है दैट सोशल साइंस इज अ बॉडी ऑफ लर्निंग एंड स्टडी, ठीक है। एक सब्जेक्ट है जो लर्न करता है, जो स्टडी करता है, ठीक है, विच रिकॉग्नाइजेज द साइमल्टेनियस एंड म्यूचुअल एक्शन। साइमल्टेनियस मतलब जो लगातार होता जा रहा है, ठीक है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। म्यूचुअल का क्या मतलब होता है, जैसे फेसबुक पर आपने देखा होगा म्यूचुअल फ्रेंड्स, या इंस्टाग्राम पे रहता है म्यूचुअल फॉलोअर्स। इसका मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ क्या मतलब है कि वो एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनका जो म्यूचुअल एक्शन है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल स्टिमुलाई। फिजिकल स्टिमुलाई मतलब क्या होगा यहाँ पे, लैंड, क्लाइमेट, वाटर। और नॉन फिजिकल स्टिमुलाई का मतलब क्या है यहाँ पर, कल्चर्स, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, जो मिल करके प्रोड्यूस करते हैं सोशल रिलेशन को। एग्जाम्पल के तौर पे किसी जगह का क्लाइमेट क्या है, उससे नॉन फिजिकल स्टिमुलाई पे इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब कि वहाँ का कस्टम्स कैसे रहेंगे, वहाँ लोग कपड़े किस तरीके के पहनेंगे, वहाँ पे वहाँ खाना क्या खाएंगे, राइट। तो जैसे अगर जहाँ सर्दी पड़ेगी तो वहाँ पे विंटर क्लोथ्स पहने जाएंगे, और जहाँ का जैसा भी क्लाइमेट होगा या उस टाइप के ही वहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ के कस्टम्स एंड बिलीव्स होते हैं। ऐसे ही नॉन फिजिकल स्टिमुलाई फिजिकल स्टिमुलाई को भी इम्पैक्ट करता है। अगर कहीं का कल्चर है या बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस हैं कि जो फॉरेस्ट हैं वो सेक्रेड होते हैं, ठीक है, जैसे कि हिंदुइज्म में बनियान ट्री है, पीपल ट्री है, इस सबको सेक्रेड माना है, पवित्र माना है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इससे क्या हो गया, नॉन फिजिकल स्टिमुलाई फिजिकल स्टिमुलाई को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। हम नदियों की पूजा करते हैं, हम नदियों को देवी मानते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ये नॉन फिजिकल स्टिमुलाई कहीं ना कहीं फिजिकल स्टिमुलाई को इम्पैक्ट करता है। तो इसी से सोशल रिलेशन प्रोड्यूस होते हैं। ये तो बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं। चार्ल्स पिएट की है जो डेफिनेशन, उसमें बॉडी ऑफ नॉलेज एंड थॉट बताया है, जिससे क्या होता है, पर्टेनिंग टू ह्यूमन अफेयर्स, ठीक है। ह्यूमन अफेयर्स को स्टडी करता है, ह्यूमन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं हम उसको स्टडी करते हैं, एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्टिक, स्टोन, स्टार्स एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। तो स्टिक, स्टोन, स्टार्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो बॉडी स्टडी करती है उसको हम साइंस कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम चीज़ों को लॉजिकली और एज इट इज़ अप्रोच करते हैं, लेकिन जो सोशल साइंस है उसमें हम चीज़ों को ह्यूमनली देखते हैं। Social science studies society in a careful, organized, and systematic way. It does not rely only on personal opinions or assumptions. It asks questions, collects information, compares evidence, and builds explanations. It helps us to understand how people live together, how groups are formed, how rules and institutions develop, and how societies change over time. It also encourages us to think about fairness and responsibility by examining who gains from a decision, who loses, and why. देखो, सोशल साइंस सोसाइटी को एक केयरफुल, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे में पढ़ता है, ठीक है। ये पर्सनल ओपिनियंस या एजम्पशंस पर रिलाई नहीं करता कि आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता होगा, ऐसा नहीं होता है। इट आस्क क्वेश्चंस, अगर इस सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा है तो यहाँ ट्रैफिक क्यों ज़्यादा है, फिर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है, उसके हिसाब से एविडेंस बनाता है, उनको कंपेयर करता है, और फिर एक्सप्लेनेशंस बनाता है कि ओ इट इज़ बिकॉज कि यहाँ की रोड्स इतनी चौड़ी नहीं है, इट इज़ बिकॉज द ट्रैफिक रूल्स आर नॉट फॉलोड वेल, इट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट। मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन या रीजंस निकल सकते हैं। तो ये आपके अजम्पशन पे लाइन नहीं करता, आप क्वेश्चन पूछ के इन्फॉर्मेशन गैदर करके एविडेंस कंपेयर करके तब एक्सप्लेनेशन बनाते हो। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव टुगेदर, ठीक है। ये हमें बताता है कि लोग कैसे साथ में रहते हैं, ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस कैसे डेवलप होते हैं, हाउ सोसाइटीज चेंज ओवर टाइम, ठीक है ना। जैसे कि पहले के टाइम पर हम एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी हुआ करते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर हमारा मेन प्राइमरी ऑक्यूपेशन हुआ करता था। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आई, सर्विसेज सेक्टर आई, तो ये सोसाइटी चेंज हुई है। तो ये कैसे चेंज हुई है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू इट, ठीक है ना। तो इट ऑल्सो इनकरेजेस अस टू थिंक अबाउट फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमें फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचना भी सिखाती है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेंगे तो इससे किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा और क्यों होगा। अगर आपको मेरी ये वाली बात समझनी है तो मैंने अपने 10th क्लास के एक लेक्चर में बताया था कि जब डैम्स बिल्ड होते हैं एक रिवर के ऊपर, बहुत मैंने काफ़ी उसको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया है कि जब कोई डैम आपका किसी रिवर पे
आप ये डिसीजन लेते हो कि हमें एक रिवर पर डैम बनाना है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को तो फ़ायदा होता है क्योंकि उन्हें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी डैम कंस्ट्रक्ट होने के बाद। लेकिन वहाँ पे जिनका आसपास का लैंड होगा वो पूरा डूब जाएगा, पानी में सबमर्ज हो जाएगा, तो जो वहाँ के ट्राइबल्स और विलेजर्स होंगे उनका नुकसान होगा। तो हमें फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचना है कि हम जो डिसीजन लें वो इस तरीके का लें जिससे हम सबका भला सोच सकें या मेजॉरिटी लोगों का भला सोच सकें, और ये हमें पता हो कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं उससे किसका फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा और क्यों। सोशल साइंस को एक ऐसे तरीके से समझा जा सकता है कि ये दो क्लोजली रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को स्टडी करता है। एक तो है पीपल एंड द रिलेशनशिप्स। इसमें क्या आता है कि वेज इन विच पीपल इंटरैक्ट एंड सपोर्ट वन अनदर इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, मतलब लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, जैसे कि फैमिली लाइफ, कम्युनिटी लिविंग, सोशल कस्टम्स, रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। देखो, फैमिली में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, मान लीजिए फैमिली का कोई एक मेंबर है जिसकी जॉब चली जाती है, तो क्या पूरी फैमिली उसको सपोर्ट करने नहीं आती? क्या वो उनको फाइनेंशियली प्रोवाइड नहीं करते? कम्युनिटी में कैसे हम साथ में रहते हैं, कम्युनिटी कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करती है। आप लोगों ने ये सुना होगा कि बनिया कम्युनिटी इज़ वेरी फेमस फॉर दिस, कि जब किसी नए इंसान को कोई अपना बिजनेस शुरू करना होता है तो दे प्रोवाइड देम विथ ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़ एंड नॉलेज एंड इफ नीडेड मनी ऑल्सो, राइट। तो सोशल कस्टम्स कैसे फंक्शन करते हैं, रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे इवॉल्व होती हैं, लोगों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर कहाँ से आते हैं। पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर जैसे आपने सुना होगा कि पेट्रियार्की एक बहुत बड़ा वर्ड होता है। पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है कि पितृसत्ता, यानी कि जो मेन हैं, जो आदमी लोग हैं, उनकी चलती है, और जो विमेन होती हैं उनकी जो बिलीव्स एंड ओपिनियंस हैं उनको दबाया जाता है, उनको रोका जाता है। तो ये पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर कहाँ से आते हैं, क्या ऐसा होता है, हम कैसे ऐसे बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं कि बच्चे इस तरीके के बन जाते हैं, आदमी बड़े होकर पेट्रियार्कल बन जाते हैं, इवन विमेन भी पेट्रियार्की को एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो ये पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर कहाँ से आ रहे हैं, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करी हूँ। पेट्रियार्की का मतलब होता है कि जो मैन होते हैं उनकी ही घर में चलती है, उनकी ही बात को माना जाता है। ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल, सोशल साइंस में एक्सप्लोर हाउ फैमिलीज मेक डिसीजंस। ठीक है, फैमिली कैसे डिसीजंस लेती हैं, है ना। कम्युनिटीज़ कैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करती हैं, अलग ही पब्लिक लाइफ में डिफरेंट लैंग्वेजेस को कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई भी अब एक पर्सन ना केवल हिंदी बोलता है प्रॉपर, ना इंग्लिश बोलता है। आपने देखा होगा कि हमारी जो कॉमन लैंग्वेज हो गई वो हिंदी प्लस इंग्लिश हो गई, तो हम दो डिफरेंट लैंग्वेजेस को मिक्स कर दिया है ना। और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं पब्लिक लाइफ में। हाउ सोशल रूल्स इन्फ्लुएंस व्हाट पीपल कैन और कैन नॉट डू। जो सोशल रूल्स होते हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कि वो ये करें या ना करें। ऐसा क्या है कि रूल्स तो बना दिए जाते हैं लेकिन उनको कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते, और जो लोग फॉलो करते हैं वो क्यों करते हैं। तो अगर आप उसके पीछे रीज़न सोचने की कोशिश करोगे तो उसका रीज़न ये निकल सकता है कि या तो लोगों को ये बताया जा चुका है या उनको समझ में आ चुका है कि अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो बाकी सब लोग हमें बॉयकॉट कर देंगे या वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे। ठीक है, या फिर खुद चीज़ें उनके अपने मन से आती हैं कि वो हमें, अगर हम सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो हमें अप्रिशिएट किया जाएगा, राइट। तो ये क्यों है कि लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, कैसे सोशल रूल्स लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। दूसरा जो क्लोजली रिलेटेड एस्पेक्ट है वो है सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या क्या आता है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स जो सोसाइटी को शेप करते हैं कि वो कैसे काम करती हैं। इंस्टीट्यूशंस जैसे गवर्नमेंट, लॉ, कोर्ट, स्कूल्स, पुलिस, मार्केट्स, बैंक्स, लोकल बॉडीज़, लोग कैसे इन्फ्लुएंस करती है डेली लाइफ को। लोकल बॉडीज़ का मतलब क्या होता है, लोकल बॉडीज़ में आपने म्यूनिसिपल बॉडीज़ देखी होंगी जो आपके यहाँ कचरा उठाने आती हैं। जब किसी जानवर की डेथ हो जाती है, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो वो स्ट्रे एनिमल को अपने साथ लेके जाती हैं। या फिर कभी आपके यहाँ डॉग्स को रेबीज़ का इंजेक्शन लगाना होता है, तो ये सब काम कौन करता है, ये लोकल बॉडीज़ काम करती हैं जो लोकल लेवल पर गवर्नमेंट का ही पार्ट होती है लेकिन लोकल लेवल पर ऑपरेट करती हैं। आपने वो वाला गाना सुना होगा, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, है ना। ये वाला जो गाना है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ये क्या है, ये कैंपेन है, लोकल बॉडी का कैंपेन है जो हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। वो हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है कि हम अपना कूड़ा सही टाइम पर जो बाहर गाड़ी आई है उसमें जाके डालें, राइट। ऐसे ही और इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि गवर्नमेंट है, लॉ, कोर्ट, स्कूल्स, पुलिस, मार्केट्स, बैंक्स, ये सब हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कैसे रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा, कैसे पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा, एंड हाउ राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, राइट्स मतलब क्या होता है, जो हमारे पास राइट्स हैं, जो हम कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि हमारे पास ये राइट है, इसको जो है
मतलब इसको नहीं माना गया है, तो आप मुझे जस्टिस दीजिए। ठीक है, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू लिव। ठीक है, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू साइलेंस। ठीक है, आपने सुना होगा कि शादियों में 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर किसी के पास राइट टू स्लीप है, हर किसी को हक है कि वो एक पीसफुल स्लीप ले सके। तो अगर आप देखते हैं कि 10 बजे के बाद कहीं पर बहुत शोरगुल हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो कि मुझे रात में सोना है, तो आप ये डीजे बंद करवाओ। तो यह आपकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, आपकी ड्यूटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि राइट्स आपको कुछ मिले हुए हैं, ऐसे ही आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं देश के लिए, तो उनको प्रोटेक्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल साइंस में स्टडी हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड, हाउ लॉज आर मेड, how budgets affect public services, how trade and prices influence what families can afford। मतलब इलेक्शंस कैसे कराए जाते हैं, कैसे लोग मिलकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, लॉज कैसे बनाए जाते हैं, बजट आपको पता है, बजट का मतलब ये है कि जैसे आपको मान लो एक महीने में पॉकेट मनी मिली है 1000 रुपीज़ की, तो आप उन पैसों को कहाँ कहाँ पर खर्च करोगे। ठीक है, आप अपना बजट बनाते हो, ऐसे ही गवर्नमेंट भी कुछ चीज़ों के लिए कुछ पैसों को एलोकेट करती है कि आपके पैसे यहाँ से आएंगे और आपको अपने पैसे यहाँ खर्च करने हैं, तो इसी को बजट कहते हैं। तो बजट में जो गवर्नमेंट मनी देगी उसी से पब्लिक सर्विस अफेक्ट होंगी, राइट। ये बजट देखो ऐसे होता है, 2 साइड का होगा, एक साइड लिखा होगा पैसा कहाँ से आ रहा है, एक साइड लिखा होगा पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही ये बजट बनता है, इससे पब्लिक सर्विसेज अफेक्ट होंगी, क्योंकि कुछ पैसा कहाँ जाएगा, कुछ पैसा क्लीनिंग सर्विसेज के लिए जैसे गवर्नमेंट ने निकाल दिया। ठीक है, कुछ पैसा रोड्स बनाने के लिए गवर्नमेंट ने निकाल दिया। तो इसी तरीके से ये अफेक्ट करता है पब्लिक सर्विसेज को। जितना पैसा ज़्यादा गवर्नमेंट देगी उतनी इम्पैक्टफुल पब्लिक सर्विसेज होंगी, या उतनी ज़्यादा पब्लिक सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। और ट्रेड और प्राइजेस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि फैमिली क्या अफोर्ड कर सकती हैं क्या नहीं। जैसे जब प्राइजेस बढ़ेंगे तो फैमिलीज बहुत कम चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगी, राइट। तो वो क्या चीज़ें खरीदेंगी, वही जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे खाना, पानी, ठीक है, स्कूल की एजुकेशन। और जब जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, क्या वो प्राइजेस बढ़ेंगे तो क्या फैमिलीज अफोर्ड कर पाएंगी, तो क्या वो उन्हें खरीदेंगी, नहीं खरीदेंगी, राइट। तो ये सब चीज़ें सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस जो है वो स्टडी करता है। और ये जो ट्रेड एंड प्राइस एंड ये ऑल सब ये किसके अंडर आ जाता है, ये इकोनॉमिक्स के अंडर आ जाता है। सोशल साइंस डज नॉट ओनली डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन सोसाइटी, इट ऑल्सो आस्क्स व्हाई इट हैपेंस। ठीक है, एंड व्हाट इट्स इफेक्ट्स आर। तो केवल ये नहीं देखता कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, वो ये भी पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। ये कॉजेज और कॉन्सिक्वेंस को उसको देखता है। ठीक है, कॉजेज मतलब क्यों हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या रिजल्ट निकलेगा। ये पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, जैसे कि क्यों कुछ रीजन्स दूसरे रीजन से ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाते हैं, क्यों कुछ कम्युनिटीज़ के पास क्लीन वाटर का एक्सेस ज़्यादा है, वाई सर्टेन फॉर्म्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी होगी, जो इंडिया में क्या है कि जो हाथों का काम है, जो लेबर है जो हाथों से की जाती है, जैसे कि घर बनाना, फर्नीचर बनाना, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, इतना वैल्यू नहीं किया जाता। लेकिन जो हम काम माइंड से करते हैं, जैसे कि एक सीईओ हो गया किसी कंपनी का, एक बैंकर हो गया, या इस टाइप की जो जॉब्स हो गई, उनको हम ज़्यादा वैल्यू करते हैं। जो लोग आईटी में काम करते हैं, जो लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, तो उनको हम क्यों ज़्यादा वैल्यू करते हैं, और जो लोग हाथ से काम करते हैं उन्हें हम क्यों कम वैल्यू करते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को समझना कि क्यों ऐसा होता है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, ये किसका काम है, सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट का काम है। अब दिया है, कंसिडर अ सिचुएशन वेयर सम चिल्ड्रन फाइंड इट ईजियर टू कंप्लीट स्कूलिंग देन अदर्स, सोशल साइंस एनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, देखो एक ऐसी सिचुएशन आप कंसिडर करके देखो जहाँ कुछ बच्चों के लिए स्कूलिंग को एक्सेस करना ईजी है एज कम्पेयर टू अदर्स। जैसे हम अर्बन सेटिंग में रहने वाले लोग, हम सिटीज़ में रहने वाले लोग जो एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, तो हमारे लिए एजुकेशन को एक्सेस करना ईजी है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। ठीक है, तो हमें ये पूछना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जैसे आर स्कूल्स लोकेटेड फार फ्रॉम सर्टेन विलेजेस और सेटलमेंट्स। मतलब जो बच्चे एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो विलेजेस में या जहाँ पर भी रहते हैं, किसी भी सेटलमेंट में रहते हैं, क्या वहाँ से स्कूल दूर है इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। डू फैमिलीज हैव इनफ इनकम टू अफोर्ड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो क्या उनकी फैमिलीज के पास इनफ इनकम है कि वो यूनिफॉर्म, बुक्स, ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड कर सकें। Do historical disadvantages or social discrimination affect people's opportunities in education, employment and social mobility? देखो आपको पता है कि जातिवाद या कास्टिज्म इज अ बिग रूटेड प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, द सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल
आर डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है, एंड दे आर केप्ट अवे फ्रॉम एजुकेशन एंड अदर थिंग्स. आपने भीमराव अंबेडकर जी की बात सुनी होगी. ही बिलोंग टू माहर कास्ट, ठीक है. तो इट वॉज कंसिडर्ड, इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ लोअर कास्ट, ठीक है. इट्स सो कॉल्ड लोअर कास्ट. आई ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ हियर. तो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के जो लोग हैं, डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी कहना इन्हें ठीक रहेगा. तो ये जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्यों कम की जा रही, मतलब ऐसा क्या हिस्टोरिकल उनके संग डिसएडवांटेज रहा है या डिस्क्रिमिनेशन रहा है कि उनकी अपॉर्चुनिटीज़ अफेक्ट हो रही हैं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल मोबिलिटी को लेकर. देखो सोशल मोबिलिटी क्या होता है. सोशल मोबिलिटी का होता है जैसे आप अपने समाज में इस स्तर पे हो, ठीक है, यहाँ पर आपको एक लेवल ऑफ इज्जत मिलती है. अगर आप इसके ऊपर जा सकते हो, ठीक है, तो ये आपकी सोशल मोबिलिटी हो गई. जैसे आपको पता होगा कि 4 मेन डिविजन्स हैं सोसाइटी के: ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यस, शूद्रस एंड अदर्स, ठीक है. तो अगर आप शूद्र से वैश्य बन गए, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वैसे तो आपकी कास्ट मतलब बर्थ से ही डिसाइडेड होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मान लीजिए अगर आप वैश्य से क्षत्रिय बन गए या क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए, तो क्या हो गई, आपकी सोशल मोबिलिटी हो गई. या फिर आप मान लो कि आप 1 लाख की इनकम कैटेगरी में आते हो, आपकी सालाना इनकम 1 लाख है, ठीक है, किसी की 10 lakhs है, किसी की 1 करोड़ है, ठीक है. तो अगर आपकी 1 लाख इनकम कैटेगरी से, अगर मान लीजिए आपने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया, आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए और आप डायरेक्टली 1 करोड़ पे चले गए या इवन 10 lakhs पे चले गए, तो क्या हुआ, आपकी सोशल मोबिलिटी हो गई, ठीक है, आपकी अपवर्ड मूवमेंट हो गई, ठीक है. वैसे कि डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है. जैसे मान लो कि कोई बहुत रिच आदमी है, उसका बिजनेस है, वहाँ पे लॉस हो गया और वो लो इनकम कैटेगरी में आ गया, तो वो भी उसकी सोशल मोबिलिटी हो गई, मतलब वो अपने स्तर से नीचे आ गया. तो जब आप सोशल लेवल्स पे ऊपर या नीचे जाते हैं, भले ही आप कास्ट के बेसिस पे जाएं या पैसों के या क्लास के बेसिस पे जाएं, तो उसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं. तो इससे बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज या डिस्क्रिमिनेशन रहे हैं, उससे इन सब चीज़ों पर क्या फ़र्क पड़ा है. टू गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट ऑल ऑफ अस इक्वली इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़. गवर्नमेंट देखो सबके लिए पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है. गर्ल्स के लिए तो कितनी पॉलिसीज़ हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने सुना होगा, विमेन रिजर्वेशन बिल आपने सुना होगा, है ना, कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में 33% जो सीट्स हैं वो विमेन के लिए रिजर्व की जा रही थी. तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, क्या वो गर्ल्स को, और जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपको पता होगा जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं ना, जैसे किसी के पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, वो व्हील चेयर यूज़ करते हैं, या कोई बच्चा जो सुन नहीं सकता या देख नहीं सकता, तो ये सब जो बच्चे हैं, क्या गवर्नमेंट उनके लिए एडिक्वेट पॉलिसीज़ बनाती है. क्या ये इनके संग जो प्रॉब्लम है, जो इनकी हेल्थ प्रॉब्लम आप इसे कह सकते हो, क्या इसकी वजह से इनकी एजुकेशन की एक्सेस में मतलब फ़र्क तो नहीं आ रहा है, इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है. जो गर्ल्स हैं वो, आप लोगों को वैसे ही पता है कि गर्ल्स जो हैं वो कितनी डिसएडवांटेज्ड हैं एज अ जेंडर. आप कह लो कि बॉयज़ को वैसे भी पेरेंट्स एनकरेज करते हैं पढ़ाई के लिए, जबकि लड़कियों की एजुकेशन के लिए लोग सोचते हैं कि अगर ये पढ़ लेंगी तो हमारा क्या फ़ायदा होगा, इनकी तो हमें शादी ही कर देनी है. तो गर्ल्स को वो इतना प्रमोट नहीं करते. तो क्या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जो इन लोगों को प्रमोट करती है, जो इन्हें एजुकेशन दिला सकती है, या फिर गवर्नमेंट भी इनके लिए कुछ नहीं कर रही. These questions show that social situations usually have more than one cause. A single issue can have geographical, economic, political, historical reasons at the same time. Social science helps us to connect these reasons and develop a fuller understanding. तो किसी भी एक चीज़ के पीछे बहुत सारी causes हो सकते हैं एक सिंगल इशू में, जिसे geographical, economic, political, historical बहुत सारे, ठीक है. By studying social science, we begin to see that society is not fixed. It is shaped by human choice and actions. People create rules, institutions, and traditions, and people can also improve them. This understanding supports responsible citizenship. It helps us to develop awareness about society and prepares them to make informed decisions in their daily lives. देखो, सोसाइटी फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है. और क्यों चेंज होती है? क्योंकि ह्यूमन चॉइसेस उसको चेंज करती हैं, ह्यूमन एक्शंस उसको चेंज करते हैं. पीपल ही हैं, जो लोग ही हैं, वही रूल्स, इंस्टीट्यूशन, ट्रेडिशंस बनाते हैं और उन्हीं को इम्प्रूव करते हैं. तो ये हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है, ठीक है. ये अंडरस्टैंडिंग जो है, ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को सपोर्ट करती है. ये हमें अवेयरनेस देती है कि सोसाइटी जो है वो हमसे ही शेप होती है और
हम कैसे इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं अपनी डेली लाइफ में इसको इम्प्रूव करने के लिए। एक एक्सेप्ट दिया गया, एक समरी टाइप की दिया है। सोशल साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका कंटेंट आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से, ताकि इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग हो सके सोसाइटी की। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का ही पार्ट है। जब हम इनको साथ में मिलकर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दोनों आपस में ये सब कितने कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये देखो, किसी जगह की हिस्ट्री उसकी ज्योग्राफी से शेप हुई है, ठीक है ना। एक जगह का पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो भी इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट हुआ है। इकोनॉमिक्स जो है एक जगह की ज्योग्राफी से इम्पैक्टेड है। जैसे कहीं पे कैसी ज्योग्राफी होगी उसी टाइप का तो वहाँ पे ऑक्यूपेशन होगा। मान लो कहीं पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है तो आप एग्रीकल्चर करोगे। मान लो कहीं पर इतना फर्टाइल लैंड नहीं है, बैरन लैंड है, तो वहाँ पे आप क्या इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हो। अगर कहीं पे मिनरल्स मिलते हैं तो आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, या फिर नॉर्मल सिचुएशन है कहीं पे तो आप फैक्ट्रीज की जगह सर्विसेज सेक्टर लगा सकते हो, आप ऑफिसेज खोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। At the heart of social science education lies an understanding of the world, the diverse concerns of human society, and participating it as an empathetic and responsible citizens। ठीक है, हमें empathetic and responsible citizens बनकर सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना है और इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। की लर्निंग अभी हमने क्या करी है, सोशल साइंस स्टडीज हाउ पीपल लिव टुगेदर, ठीक है। ये सब चीज़ें वही है, समरी दे दी गई है कि रिलेशनशिप्स, शेयर्ड स्पेसेस, कस्टम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करके लोग कैसे साथ रहते हैं। ये देखता है, एग्जामिन करता है कि सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैसे लोगों की डेली लाइफ को शेप करते हैं। ये ऑर्गेनाइज इंक्वायरी, एविडेंस और रीजनिंग को यूज़ करता है रादर देन असम्पशंस और पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। पर्सनल ओपिनियन की बजाय इंक्वायरी करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, रीजनिंग देता है कि ऐसा क्यों, ठीक है, इसको यूज़ करता है। ये सोशल इश्यूज़ को एक्सप्लेन करता है, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस को लिंक करके आपस में अक्रॉस ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो ये आपका जो टॉपिक था ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सोशल साइंस। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये भी मुझे बता देना। अगर आप लोगों का मन होगा, अगर आप लोग चाहोगे तो फिर मैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें हम स्कोप ऑफ सोशल साइंस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।